हेलो एवरीबॉडी। मैं आपको मई 2025 का आरटीपी लेकर आया हूँ दोस्तों। नाउ आरटीपी जो है 2025 जो रिसेंट अभी आरटीपी आया है, इट गोज ऑन फॉर 23 पेजेस। नाउ ट्राई टू समराइज दैट इन जस्ट 9 पेजेस विदाउट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज मैंने उसमें से मिस आउट नहीं की, ओनली रेलेवेंट फैक्टर्स मैंने रखा हुआ है बिकॉज कंसीडरिंग द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड यू हैव अ लॉट टू डू, सो आई हैव ट्राइड टू समराइज इट। सो अब ये जो इंडेक्स मैंने बनाया हुआ है, इट इज जस्ट सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है इस चैप्टर को। जैसे देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 8। सो अगेन इट इज ऑलवेज सेड कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम वेटेज उसी से कैरी करते हैं। यू ऑलरेडी नो द वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉ। Now sales of goods act में 4 questions, Indian partnership act में 4 questions and so on. So it is just an index prepared so that आपको आइडिया आ जाए कि ज्यादा फोकस किस पे करना है, ज्यादा क्वेश्चंस किस पे पूछते हैं। नाउ आरटीपीज आर रेप्लिकास, यू कैन से दे आर रेप्लिकास ऑफ हाउ क्वेश्चन पेपर्स आर फॉर्म्ड। ओके, नाउ एमटीपीज का भी अपडेट आता है। टोटल एमटीपी सीरीज 1, एमटीपी सीरीज 2, ऐसे मल्टीपल सीरीज दे लॉन्च एंड I am going to come up with videos also. So let's just end this as soon as possible and आप end तक देखते रहना। To get notifications about upcoming videos, you can subscribe and even share with the video with your friends. चलो, the first question is of Indian regulatory framework. So how are we going to do this? I'm going to read the question which is in summarized form and also the answers in summarized form. So आपको जो मेन चीज है वो आपको आइडिया आ जाएगा, बट हाउ टू राइट इट इज समथिंग आपको ये वीडियो से नहीं समझ में आएगा। यू जस्ट अंडरस्टैंड कुछ नए क्वेश्चंस बने हैं क्या, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। रिटन प्रैक्टिस आपको खुद से करना पड़ेगा दोस्तों। सो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग दिस इज व्हाट प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। दैट इज हाउ यू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। प्रोविजन, व्हाट इज रिटन इन द लॉ, fact of the case and the conclusion. So what I have done in this question is summarizing each and everything so that you could so that you are confident कि कोई नया क्वेश्चन आया होगा तो आपसे मिस आउट ना हुआ हो। ओके, नाउ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, आईआरएफ, वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो टाइप्स ऑफ लॉस इन इंडियन लीगल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था मैंने ड्यूरिंग माय ऑफलाइन लेक्चर्स अगेन। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, कॉमन लॉ होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दिस आई एम गोइंग टू कवर एनीवेज इन माय रिवीजन वीडियोस। दिस इज वन केस स्टडी क्वेश्चन, अच्छा केस स्टडी क्वेश्चन है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आई गेस हमारे क्वेश्चन बैंक में है भी। नाउ फर्स्ट वी विल रीड अबाउट फैक्ट्स। Sri Shivrai Temple Trust Committee entered a contract for temple renovation. Okay, temple renovation. Members as members sorry as membership increased, renovation cost rose from 5 lakhs to 7 lakhs. When new members failed to contribute as promised, they claimed their promises were invalid due to lack of consideration. अब इसमें हुआ क्या, देखो, शिवराय श्री शिवराय टेम्पल ट्रस्ट करके कमेटी बनाया गया था। तो उसमें ऐसा हो गया है कि ये जो रिनोवेशन के लिए जो कॉस्ट था वो 5 लाख टू 7 लाख से राइज हो गया। 5 लाख का बजट बनाया था बट 7 लाख से राइज हो गया। सो व्हेन न्यू मेंबर्स फेल टू कंट्रीब्यूट एज प्रॉमिस्ड, दे क्लेम्ड देयर प्रॉमिस वेर इनवैलिड। मतलब जैसे ही 5 से 7 लाख हो गया ना, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस किया गया था वो क्या कर लिया, उन्होंने बैकआउट कर लिया। अब मुझे बात बताओ, जब भी आप प्रॉमिस करते हो, देखो अग्रीमेंट में ना एक 3 चीजें होती है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन आने के बाद वो क्या बन जाता है, अग्रीमेंट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज व्हाट, यस, एंड देन उसके ऊपर कंसिडरेशन आ गया तो क्या बन जाता है, अग्रीमेंट। बराबर है। सो अब इन्होंने क्या कहा कि हमने यहाँ पर प्रॉमिस तो किया है 5 + 7 lakhs, 5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन देने का हमने बजट बनाया था, एंड वी हैव प्रॉमिस टू गिव द कंट्रीब्यूशन। किसने कहा ऐसे, कमेटी के लोगों ने। जैसे बजट बढ़ गया ना, तो उन्होंने क्या कर लिया, हमने तो प्रॉमिस किया तो था बट ये प्रॉमिस वैलिड नहीं है, अब इसको कोई लीगल आप एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज हमने तो ऐसे ही प्रॉमिस किया था विदाउट एनी कंसिडरेशन। प्रॉमिस कब होगा, जब सामने से कोई कंसिडरेशन होगा तब वैलिड होता है, बराबर ना। सो यहाँ पर ये इन्होंने कहा, देखो अभी अगेन रीड करते हैं। श्री शिवराय टेम्पल ट्रस्ट कमिटी एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेम्पल रिनोवेशन एज अ मेंबरशिप इंक्रीज्ड रिनोवेशन कॉस्ट rose from 5 lakhs to 7 lakhs. When new members failed to contribute as promised, they claimed that promises were invalid due to lack of consideration. Consideration है ही नहीं, ऐसे उन्होंने कहा। वो कह रहे हैं कि प्रॉमिस वैलिड ही नहीं होता विदाउट कंसिडरेशन। तो इस केस में अगर आपको याद होगा दोस्तों, सेक्शन 25 स्टेट्स की अग्रीमेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा आर वॉइड।
अग्रीमेंट बन ही नहीं सकता दोस्तों विदाउट कंसिडरेशन। अभी जस्ट मैंने कहा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन बिकम्स व्हाट, अग्रीमेंट। अब यहाँ डिवोटीज जो कमेटी मेंबर है उन्होंने प्रॉमिस तो किया, बट उन्होंने बाद में जैसे बजट बढ़ता गया उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे बिकॉज ये प्रॉमिस ही वैलिड नहीं है। बट अगर आप देखोगे एक्सेप्शन में चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन से चैरिटेबल डोनेशन करते हो, सो इवन विदाउट कंसिडरेशन भी इसको अग्रीमेंट बोला जाएगा। तो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड अग्रीमेंट बोल दिया जाता है। सो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी एक वैलिड अग्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये आएगा, द प्रॉमिस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वैलिड डिस्पाइट लैकिंग कंसिडरेशन बिकॉज दे were for charitable purpose, the committee will succeed in their lawsuit against members. तो आई डोंट थिंक ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, बट स्टिल एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। अब यही क्वेश्चन इन्होंने देखो इतना यही है ये, अगर आप देखोगे यहाँ पर से उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्टेड फ्रॉम हियर टू हियर, सो यही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दिस जस्ट इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड आपको लिखना भी काफी पड़ेगा, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजंस डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अच्छा मूविंग अहेड, सेकंड किस पे है, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस पे है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, राजू जो है उसने फ्रॉडलेंटली सोल्ड एन एक्सीडेंट डैमेज्ड कार टू साहिल, ठीक है ना। साहिल को उसने क्या कर दिया, एक कार सेल कर दिया जो एक्सीडेंट एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो चुका था। साहिल जो है एक डीलर है, उसने बिना जाने, उसको ये एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं था, मतलब साहिल के पास जेएफ है दोस्तों, मतलब गुड फेथ है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है, उसने गुड फेथ में किसको सेल कर दिया, अक्षय को सेल कर दिया। अक्षय ने लेटर डिस्कवर कर दिया कि डैमेज हुआ है ड्यू टू एक्सीडेंट एंड सूड साहिल, किसको, डीलर को, टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। पहली बात प्रोविजन पढ़ते हैं, लेट से आपको कुछ याद आता है क्या। ओके, सेक्शन 18 ये बोलता है, मिस रिप्रेजेंटेशन एज एन इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट, breach of duty without deception or causing a mistake about subject matter, the aggrieved party can avoid the contract but cannot claim damages। आपने मिस रिप्रेजेंटेशन का अगर आपको लाइव लेक्चर का एग्जांपल याद होगा, तो यहां पर हमने वो अब्बा डब्बा जब्बा वाला एग्जांपल बताया था। यहां पर जानबूझकर किसने मिस्टेक नहीं किया है, बराबर ना। सो यहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, फ्रॉड हुआ नहीं है। फ्रॉड में दोनों क्लेम कर सकते हो, दोनों मतलब क्या, कि आप डैमेज सू भी कर सकते हो, साथ ही साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। सॉरी, हाँ सॉरी, बराबर, इन फ्रॉड आप सू भी कर सकते हो, साथ ही साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में दोनों नहीं कर सकते, बिकॉज मिस रिप्रेजेंटेशन में दोस्तों यहाँ गलती नहीं हुई है, यहाँ पर उसने मतलब उसने बाय मिस्टेक, जानकर नहीं किया है मिस्टेक, उसको पता ही नहीं था, हेंस ही एक्टेड इन गुड फेथ। अगेन फ्रॉड में आपके साथ आप सू भी किया जा सकता है, आपको डैमेजेस के लिए भी आप लाइबल रहोगे, बट इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन आपने जानकर नहीं किया दोस्तों, अगर आपने जानकर नहीं किया है तो उस केस में आपको दोनों के लिए लाइबल आप नहीं रहोगे। तो देखो, साहिल सेल टू अक्षय involved in misrepresentation is not misrepresentation or not fraud, since Sahil was unaware of car's condition, Akshay can avoid the contract but cannot claim damages। आर वी क्लियर। सो अवॉइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, सू एंड डैमेज दोनों नहीं कर सकते। आर वी गेटिंग इट, क्योंकि फ्रॉड हुआ नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। और एक बात बता दूं फॉर मोर क्लैरिटी, अगर वो प्रूव करता है इन कोर्ट, अगेन इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड इट, सॉरी राइट इट, अगर वो प्रूव कर सकता है प्रैक्टिकल केस सिनेरियो, तो उस केस में हो भी सकता है कि उसको डैमेजेस पे करना पड़े, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इवन इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। यहाँ पर कंक्लूजन सिर्फ इतना ही बनता है कि ये फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है तो ना ही सू होगा, ना ही उसको क्या बोलते हैं डैमेजेस पे करने की जरूरत पड़ेगी। इट इज जस्ट कि उनको अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, बिकॉज मिस रिप्रेजेंटेशन अनजाने में हुआ है, जानकर हुआ नहीं है। अच्छा, राहुल कॉन्ट्रैक्टेड विद सोनिया टू सप्लाई रॉ जूट बाय 25th June to allow time for quality checks before production started on 27th June. Sonia delivered late on 27th, denying Rahul the opportunity to examine the goods. अब इसमें हुआ क्या है कि उसने कहा 25th को डिलीवर करना है, किसने कहा, राहुल ने, किसको कहा, सोनिया को कहा, मतलब ये बायर होगा दोस्तों और ये सेलर होगी, है ना। तो सप्लाई रॉ जूट बाय 25th June, है ना। अब क्यों क्यों 2 दिन जल्दी मंगाया उसने, क्योंकि उसको क्वालिटी चेक्स करना था, क्वालिटी चेक करना था कि किस तरीके से प्रोडक्ट आया है। बट 27 को सोनिया ने क्या किया, डिलीवर कर दिया। सोनिया डिलीवर्ड लेट ऑन 27, मतलब सेलर ने लेट डिलीवर किया बायर को। सो नाउ मुझे बात बताओ, इस केस में क्या करना चाहिए, इस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले सेक्शन 37 ये बोलता है
requires parties to perform or offer to perform their obligations. The promise must have a reasonable opportunity to verify that offered items must match the contract. ये हमने सोगा में भी पढ़ा है दोस्तों, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है. नाउ राहुल क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, एज सोनिया's परफॉर्मेंस वाज नॉट वैलिड सिंस इट्स डिनाइड हिम द अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स. एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इसमें भी कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. इट इज जस्ट कि आपको सेक्शन 37 याद होना चाहिए. नाउ उसके बाद कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Mr. Janta machine tools failed to deliver machine to Mrs. Ruchi traders by 31st July. So जनता मशीन करके है जो फेल हो गई दोस्तों टू डिलीवर मशीन टू मिसेस रुचि ट्रेडर्स. ठीक है, कब देना था, 31st जुलाई को. सो रुचि हैड टू परचेज मशीनरी एल्सवेयर फॉर 3 lakhs more and paid 2 lakhs compensation to Mr. Shiksha Technologies for a subsequent breach. Janta was informed about the contract with Shiksha when the agreement was made. अब इसमें हुआ क्या, देखो मैं ड्रॉ करता हूं, शायद आपको रीड करके नहीं समझ में आया हो. जनता मशीन करके है, उसने जनता डिलीवरी करने में डिलीवरी नहीं कर पाया टू मिसेस रुचि. ठीक है, कब तक, 31st जुलाई तक, है ना. ना रुचि ने क्या कर लिया, रुचि ने किसी और को प्रॉमिस किया था, हेंस रुचि ने कहीं और से परचेज कर लिया. किससे परचेज कर लिया, रुचि टू परचेज मशीनरी एल्सवेयर, समझो मिस्टर एक्स से परचेज कर लिया, है ना, जिसके वजह से उनको 3 लाख रुपीस देना पड़ा मिस्टर एक्स को ज्यादा फॉर 3 lakhs मोर एंड पेड 2 lakhs, 2 लाख रुपए किसको कंपेंसेशन दे दिए, मिसेस शिक्षा को. क्यों, शिक्षा को उनको 2 लाख रुपए का कंपेंसेशन भी पे करना पड़ा, क्योंकि क्या हो गया है, ब्रीच हो गया था दोस्तों, थोड़ा लेट हो गया था. ठीक है ना. तो इस केस में मुझे बात बताओ, क्या ये जनता की वजह से हुआ, ये एक्स्ट्रा 3 लाख रुपीस जो यहाँ गया टू मिस्टर एक्स, एंड ये जो शिक्षा को गया है 2 लाख रुपीस का कंपेंसेशन, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जनता's फॉल्ट, यस और नो. तो यहाँ पर इन्होंने सिंपली ये कहा है कि सेक्शन 73 states that when a contract is breached, the injured party can claim compensation for any loss that naturally arises or was foreseeable. Special damages require prior notice. ठीक है. सो यहाँ पर बोला है रुचि कैन रिकवर बोथ 3 लाख रुपीस, जो ऑर्डिनरी डैमेज था 3 लाख रुपीस मतलब ये वाला पैसा जो मिस्टर एक्स को थर्ड पार्टी को देना पड़ा ओवर एंड अबाउ, साथ ही साथ 2 लाख रुपीस स्पेशल डैमेजेस फ्रॉम जनता. स्पेशल डैमेजेस क्या है, ये 2 लाख रुपीस का स्पेशल डैमेज मिस्टर शिक्षा को देना पड़ा. क्यों, क्योंकि जनता ने क्या नहीं किया, डिलीवरी नहीं किया था मिसेस रुचि को. आई होप आपको ये समझ में आता है. इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मिसेस रुचि एंड ये डैमेजेस का कंप्लीट पार्ट है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, नाउ अगेन सेकंड जो क्वेश्चन है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, हेंस वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट. नाउ किशोर ने क्या किया दोस्तों, किशोर ने लोन दिया ऑफ ₹1 लाख टू अंकित विद सुदीप एज गारंटर. तो ये भी ड्रॉ करते हैं, किशोर ने लोन दिया है दोस्तों टू अंकित. ठीक है, सुदीप क्या है, गारंटर है. ओके, अब मुझे बात बताओ, ये जो किशोर है इसने लोन इसलिए दिया क्योंकि सुदीप ने क्या किया है, यहाँ पर गारंटी दिया है. किशोर करके एक व्यक्ति है, रिड्यूस द इंटरेस्ट. ये जो किशोर है इसने इंटरेस्ट क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 12% टू 18, सॉरी कितना परसेंट है ये, रिड्यूस कर दिया 12% टू 8% दोस्तों, 12% टू 8%, एंड एक्सटेंडेड द पेमेंट रिपेमेंट टाइम विदाउट सुदीप्स कंसेंट. मतलब उन्होंने इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो उसमें भी चेंज कर दिया, साथ ही साथ रिपेमेंट का टाइमलाइन है वो भी चेंज कर दिया विदाउट सुदीप्स कंसेंट. अब अंकित क्या हो गया, इंसॉल्वेंट. अब ये चला गया दोस्तों. अब अब इसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, इससे रिकवर कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट मतलब यस, लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स. नाउ किशोर अब किसके पास आएगा, गारंटर के पास, सुदीप के पास. अब बताओ, जब इन्होंने चेंज इन एग्रीमेंट किया, ये 12 से 8% एंड यहाँ पर रिपेमेंट का जो टर्म्स चेंज किया, अब तब सुदीप को नहीं पूछा था. तो अब सुदीप क्या बोलेगा दोस्तों, देखो सेक्शन 133 एंड 135 स्टेट करता है कि एनी वेरिएंस इन टर्म्स बिटवीन द डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट डिस्चार्ज द श्योरिटी. मतलब श्योरिटी को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि श्योरिटी का कंसेंट लिया नहीं था. अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर टू एक्सटेंड टाइम डिस्चार्जेस
द श्योरिटी अनलेस दे कंसेंट, मतलब श्योरिटी को पूछकर आपको ये सब चेंजेस करना चाहिए था। तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी बिकॉज द क्रेडिटर मेड वेरिएशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंडेड रिपेमेंट टाइम विदाउट ऑफेंडिंग हिज कंसेंट। इट इज दैट इजी। अच्छा, फिर आता है क्या, राइट्स ऑफ श्योरिटी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट्स ऑफ श्योरिटी, अगेंस्ट क्रेडिटर क्या होगा, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर क्या होगा, अगेंस्ट को श्योरिटीज क्या होगा, ये सब चीजें आप खुद से रीड करके भी समझ जाओगे। फिर रामविलास यादव करके एक व्यक्ति है, कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई अन्ना चिप्स कंपनी विद 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोस फ्रॉम हिज फ्यूचर क्रॉप ऑफ एट 10,000 पर क्विंटल, सॉरी 1,000 रुपीज पर क्विंटल। अन्ना पेड इन एडवांस, अन्ना ने क्या कर दिया, एडवांस में पे कर दिया दोस्तों। बट द क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड बिफोर डिलीवरी। दोस्तों ये तो हो गया अपशगुन। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर, ये एक तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर था। पहली बात तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल ही नहीं सकते, इसको अग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे दोस्तों। क्यों अग्रीमेंट टू सेल, क्यों, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एन अग्रीमेंट टू सेल एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर राम विलास यादव कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई 100 क्विंटल्स फ्यूचर क्रॉप, तो यही लिखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे बात बताओ, फ्यूचर में होने वाला गुड्स पहले से ही क्या हो गया है, फ्लड में, बट द क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। डिलीवरी होने से पहले क्या हो गया, ओनरशिप पास ऑन होने से पहले क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो चुका। अब अग्रीमेंट टू सेल था, तो उस केस में बताओ क्या होगा। सेक्शन 4 क्या बोलता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, जहां पर फ्यूचर गुड्स एज दोज गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सो यहां पर कंप्लीटेड सेल हुआ नहीं है, जैसे मैंने बताया, इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट टू सेल एज द गुड्स आर नॉट असर्टेन्ड, प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, राम विलास मस्ट रिटर्न द एडवांस पेमेंट। क्यों, क्योंकि एडवांस पेमेंट दे दिया था। एक सिंपल एग्जांपल है दोस्तों, लेट अस से आप एक ऑल्टर के शॉप पे जाते हो या कपड़े के शॉप पे जाते हो, जो आपको अपने हिसाब से कपड़े बनाकर देगा, ठीक है। आप एडवांस पेमेंट करते हो, वो आपको बोलता है कि अब 3 महीने बाद एक बेस्ट प्योर कॉटन आने वाला है एंड उससे वो आपको कपड़े बनाकर देगा। अब आपने एडवांस दिया, अब ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है क्या, नहीं। अब वो कॉटन नहीं आ पाया बिकॉज उसके गोडाउन में आग लग गई थी, जो उसके सप्लायर के गोडाउन में समझो आग लग गई, फायर हो गया। तो अब आपको क्या रिफंड मिलेगा, यस, बिकॉज आपका तो ओनरशिप पास ऑन ही नहीं हुआ। अब वो शॉपकीपर की गलती है या शॉपकीपर का किस्मत है, या जो गारमेंट वाला है उसका किस्मत है कि वो आपको सप्लाई नहीं कर पाया। अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, अब उसका कंप्लीट नुकसान है। आपने जो भी एडवांस दिया है फॉर द गारमेंट, फॉर द क्लोथ, आपको वो रिटर्न मिलेगा बिकॉज इट इज हिज बैड किस्मत दोस्तों। अच्छा, फिर क्या आता है, प्राइस डिटर्मिनेशन बाय थर्ड पार्टी, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक इंपॉर्टेंट लास्ट सेक्शन है। सो कपिल कॉन्ट्रैक्टेड विद राहुल टू परचेज 1,000 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय अखिलेश, ठीक है। सो कपिल ने कॉन्ट्रैक्ट किया राहुल के साथ कि वो क्या करेगा, 1,000 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल परचेज करेगा, बट प्राइस कौन फिक्स करेगा, अखिलेश जी। आफ्टर 600 लीटर्स वेर डिलीवर्ड, 600 उसने क्या कर दिया, डिलीवर कर दिए। अखिलेश रिफ्यूज टू फिक्स द प्राइस, मतलब इन्होंने क्या सोचा हुआ, देखो राहुल ने, कपिल कॉन्ट्रैक्टेड विद राहुल टू परचेज, तो इस केस में कपिल इज परचेजिंग फ्रॉम राहुल, राइट, कपिल इज परचेजिंग फ्रॉम राहुल, कपिल परचेजिंग फ्रॉम राहुल, ठीक है। तो अब इस केस में ना कपिल ने क्या सोचा, एंड राहुल ने भी ऐसा सोचा कि 600 में सेल कर देता हूं, एंड 600 सेल करने के बाद अखिलेश क्या कर देगा, उसको मैं प्राइस सेटअप कर लेगा एंड बचा मैं 400 पे तभी डिलीवर कर दूंगा। सो प्राइस कौन बताने वाला था, अखिलेश। अब 600 डिलीवर करने के बाद अखिलेश बोलता है मैं अब प्राइस फिक्स नहीं करूंगा। मतलब क्या, कपिल ऐसे बोलेगा यार 600 विदाउट प्राइसिंग के साथ है, मतलब फ्री में है, नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, राहुल देखो क्या बोलता है, राहुल डिमांडेड टू रिटर्न द डिलीवर्ड ऑयल एंड रिफ्यूज टू डिलीवर द रिमेनिंग 400 लीटर्स। तो यहाँ पर राहुल ने ऐसा बोला, जितना भी मैंने 600 आपको दिया है कपिल को, कपिल से रिटर्न मांगता है, एंड वो बोलता है कि बचा वो 400 का भी मैं डिलीवरी नहीं दूंगा बिकॉज अखिलेश ने अभी तक क्या नहीं किया है, एंड वो क्या बोलते हैं, मेजर प्राइस डिटरमाइन नहीं किया, एंड ही डजंट वांट टू डिटरमाइन द प्राइस आल्सो। सो इस केस में देखो, अभी इस केस में आपने पढ़ा होगा सेक्शन 9 एंड 10 अलाउ करता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसिंग के बारे में बताया, वो अलाउ करता है कि कोई थर्ड पार्टी भी प्राइसिंग कर सकता है इफ द पार्टीज अग्री टू इट। एंड अगर थर्ड पार्टी फेल करता है या फिर प्रिवेंटेड फ्रॉम वैल्यूइंग, अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड।
क्योंकि प्राइसिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, एंड प्राइसिंग ही अगर नहीं हो पाया तो उसके इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अवॉइड। बट अगर बायर ने पहले से गुड्स रिसीव कर दिया तो उसको रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इस केस में कपिल मस्ट पे रीजनेबल प्राइस फॉर 600 लीटर्स, जिसको ऑलरेडी रिसीव हो चुका, बट बचे हुए चीज के लिए अवॉइड किया जा सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है। बचे हुए 400 के लिए उसको डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है, एंड वो फोर्सफुली आर से, राहुल से कपिल मांग भी नहीं सकता। बट नाउ जो 600 डिलीवर हो चुका वो रिटर्न नहीं मांग सकता। कौन? राहुल नहीं मांग सकता, कपिल अभी रीजनेबल प्राइस देके उसको सेट ऑफ कर सकता है, इस मामला को खत्म कर सकता है। नाउ सौरभ परचेज विवेक्स, सौरभ ने क्या कर दिया, परचेज कर दिया विवेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर अंडर कोर्जन। नाउ कोर्जन एक तरीके से समझो धमकी देना हो गया, इस पॉइंट में तो ऐसे समझो, बाकी कोर्जन का मीनिंग इन डेप्थ है और, ठीक है। सो सौरभ ने परचेज किया विवेक का इलेक्ट्रिक स्कूटर धमकाकर फॉर 5000 बिफोर विवेक कुड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अवॉइड करने से पहले सौरभ ने क्या कर दिया पता है, किसी इनोसेंट व्यक्ति को बाय करता है, सेल कर दिया। तो सौरभ ने कोर्जन से विवेक, मतलब धमका कर विवेक से सौरभ ने क्या कर दिया, बाइक बाइक परचेज कर लिया। एंड बिफोर विवेक कुड डू एनीथिंग, सौरभ ने क्या कर दिया, विनय को सेल कर दिया। विवेक सूड बोथ फॉर रिकवरी ऑफ द स्कूटर। तो इसमें विवेक क्या करता है, ये स्कूटर के लिए भी सू करता है सौरभ के पास, एंड साथ ही साथ क्या गया, विवेक सूड बोथ फॉर रिकवरी ऑफ द स्कूटर, मतलब जो भी डैमेजेस हुआ है विवेक को उसके लिए भी वो सू करता है, एंड स्कूटर के लिए भी वो सू करता है। किसके पास? सौरभ के पास, ऑब्वियसली, बिकॉज सौरभ ने क्या किया, कोर्जन किया है दोस्तों। डू गेट इट? तो सौरभ को कौन सू करता है, विवेक, बोथ फॉर स्कूटर एंड डैमेजेस दैट हैज अकर्ड टू हिम फॉर द कोर्जन। बट सौरभ ने क्या कर दिया, सेल कर दिया विनय को। अब विनय ने जीएफ में लिया दोस्तों, जीएफ में मतलब गुड फेथ में ले लिया है, बराबर। अब क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस केस में क्या होता है देखो, सेक्शन 29 स्टेट करता है, अगर बायर acquires good title when purchasing from a seller who obtains goods under a voidable contract due to coercion, undue influence, fraud, etc., the contract hasn't been resigned before the sale। मैंने एक चीज कहा था दोस्तों, चोर तब तक चोर नहीं होता जब तक चोरी पकड़ी ना जाए। अभी रिसेंट यूनिट में मैंने कहा था। सो अब इस केस में मुझे बात बताओ, क्या विनय ने गुड फेथ में बाई कर लिया? हाँ। तो उस केस में विनय obtained good title since he was an innocent buyer who purchased before Vivek avoided the contract. Vivek cannot recover the scooter from Vinay, याद रखो इस चीज को, बट कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम सौरभ। अब देखो ये ना, इसमें दो तीन आंसर्स आप लिख सकते हो, इसके अल्टरनेट आंसर्स भी हो सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अब चोरी पकड़ी गई है, अब पुलिस के पास कौन जाएगा, एग्जाम्पल है, विवेक जाएगा। अब विवेक क्या कर सकता है, फ्रॉम विनय ये स्कूटर ले सकता है, इस, क्योंकि देखो विवेक इज द एक्चुअल ओनर देखा जाए तो, क्योंकि गलत हुआ है सौरभ के साथ, इसके लिए विवेक क्या कर सकता है, उसको पोजीशन ले सकता है, टाइटल खुद के पास ले सकता है। अब विनय क्या करेगा, सौरभ के पास जाके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये एक ऑल्टरनेट आंसर भी हो सकता है। नाउ सजेस्टेड आंसर्स में ऐसा आंसर आया है, तो आपको एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है तो यही आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, विनय के पास गुड टाइटल आ गया बिकॉज उसने गुड फेथ में लिया हुआ है, हेंस ही इज नॉट एलिजिबल टू रिटर्न दी साइकिल बैक या स्कूटर बैक, बट ही कैन क्लेम, विवेक कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम सौरभ। आई होप दिस इज अंडरस्टूड दोस्तों। वाइसा वर्सा उसके अलावा भी आप लिख सकते हो। मेरे हिसाब से तो आंसर मिलना, सॉरी, मार्क्स मिलना चाहिए दोस्तों, बट अगेन इट इज आईसीएआई, सो आईसीए चाहता है कि जो उनकी सजेस्टेड आंसर में है वही रहे, एंड आरटीपी में ये आ गया दोस्तों तो आपको वही लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑक्शन सेल्स रूल्स रिगार्डिंग रॉन्ग क्वांटिटी, ऑक्शन सेल्स रूल्स, अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवरी आता है तो क्या होगा, अगेन इट इज बीन डिस्कस्ड इन यूनिट 3, है ना। उसके बाद आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। अमित और अजय करके दोस्त है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 lakhs and 1 lakh। The partnership didn't specify profit sharing. When the business lost 60,000, Ajay wanted to contribute only 25%, matching his capital ratio. अब इधर हुआ क्या दोस्तों, अमित एंड अजय करके लोग दोनों दोस्त हैं, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन 3 लाख है, विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 लाख एंड 1 लाख, मतलब अमित का 3 लाख दोस्तों एंड अजय का 1 लाख। उनका पार्टनरशिप डीड में कोई प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बताया नहीं है। जब भी बिजनेस का लॉस हुआ है 60,000, अजय बोलता है उसका 25% होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल रेशियो के हिसाब से उसका लॉस सिर्फ 25% है। अब बताओ, ऐसे कुछ पढ़ा था हमने? क्योंकि उसने कैपिटल कम दिया उसका लॉस कम होगा, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है दोस्तों। याद रखना क्या लिखा है, क्या होता है, क्या बोलता है प्रोविजन, पार्टनर्स शेयर इक्वल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अनलेस अदरवाइज अग्रीड। कैपिटल कंट्रीब्यूशन डज नॉट डिटरमाइन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अगर आपको ये प्रोविजन याद नहीं है दोस्तों, जब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करोगे आपको मोर क्लियरली समझ में आएगा। विदाउट अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस इक्वली। तो अजय मस्ट कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द लॉस रिगार्डिंग ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यस, लॉसेस से इक्वली बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनलेस अदरवाइज अग्रीड इक्वली होता है। उसके बाद एक डायरेक्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। ओके, अभी अलग अलग केसेस है कि आपको डिटरमाइन करना है पार्टनरशिप है या नहीं है। सबसे पहला, XYZ अग्री टू डिवाइड प्रॉफिट्स इक्वली बट X बेयर्स ऑल द लॉस, इसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं दोस्तों। प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल है और बाकी पार्टनर्स ये अग्री कर सकते हैं कि एक पार्टनर सारे लॉस बेयर करेगा, ये चीजें हो सकती है। X पब्लिश करता है वाइज बुक एंड शेयर्स हाफ दी प्रॉफिट, जस्ट प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट, वहां पर एक म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते क्या है कि पार्टनरशिप है, म्यूचुअल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? ईच एंड एवरी पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म आर एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर ये जो पब्लिशर है एंड जिसका बुक वो सेल कर रहा है, वहां पर एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप नहीं है। ए एंड बी ने क्या करते हैं, परचेजेस एंड लीज अ टी शॉप शेयरिंग एक्सपेंसेस ऑन रेंट। तो ए एंड बी क्या करते हैं, परचेज करते हैं एक जगह एंड किसी को लीज कर देते हैं, तो उनको क्या मिलता है दोस्तों, रेंट मिलता है। अब मुझे बात बताओ, क्या यहाँ पर मियर प्रॉफिट शेयरिंग से हम बोल सकते हैं देयर इज अ पार्टनरशिप? नो दोस्तों, सो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, दे आर को-ओनर्स नॉट बिजनेस पार्टनर्स। सो यहाँ पर कोई म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं है, कोई धंधा भी नहीं दोस्तों, कोई बिजनेस भी नहीं है। जस्ट बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है आप नहीं बोल सकते पार्टनरशिप है। देयर शुड बी म्यूचुअल एजेंसी एंड देयर शुड बी बिजनेस। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप अगर आपको याद है तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। नाउ रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा? फिर आता है लिमिटेड LLP, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको दिया गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एक्ट के द्वारा। सो चेंज द नेम ऑफ LLP, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, ये सारी चीजें। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का लिमिट पूछा गया दोस्तों। अच्छा, उसके बाद मेरे हिसाब से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रतन मूल मिल्क इंडिया लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर शर्मान एज ए लीगल एडवाइजर ऑन 1 Jan 2023। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टेट करता है कि उसको रिमूव नहीं कर सकते अंटिल 31 March 2027। ऑन 1 July 2024 द कंपनी पास स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड रिमूव्ड हिम। अच्छा, तो मैं टाइमलाइन बनाऊं यहाँ पर, हुआ क्या देखो यहाँ पर। रतनमल मिल्क इंडिया अपॉइंटेड मिस्टर शर्मा एज ए लीगल एडवाइजर ऑन 1 Jan 2023। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बोलता है कि उनको 31 March 2027 तक आप निकाल नहीं सकते। ऑन फर्स्ट इन्होंने प्रायर टू दिस डेट क्या कर दिया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ही ऑल्टर कर दिया ये डेट पे, बराबर है। ओके, द कंपनी पास स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टरिंग द AOA एंड रिमूव्ड हिम। बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? यस दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इंटरनल रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी, द कंपनी में कैन ऑल्टर इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। सो मिस्टर शर्मन कैनॉट एनफोर्स एनी राइट अगेंस्ट द कंपनी हैड द राइट टू रिमूव हिम by altering articles of association। I hope this is understood। The types of share capital very easy दोस्तों, ये आप 12 से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद आता है डोरमेंट कंपनी, अगेन डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455। ओके, सो XYZ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड था टू होल्ड अ पेटेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। सही बात है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट ये सब होल्ड करने के लिए आप डोरमेंट कंपनी बना सकते हो। इट मेड अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, यही तो नहीं करना था ना। हमको ये बताया गया है व्हाट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, उसके अंदर जो भी चीजें नहीं आएगी दोस्तों दैट इज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। दैट इज 1 करोड़ डाउन पेमेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो इस केस में आपको ये प्रोविजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करता है तो डोरमेंट स्टेटस वो खो बैठता है। सो XYZ लिमिटेड कैन नॉट अक्वायर डोरमेंट कंपनी स्टेटस बिकॉज इट हैज मेड अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अच्छा, उसके बाद अगेन दिस आई हैव बीन वेरी फास्ट दोस्तों बिकॉज सारे इजी क्वेश्चंस है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी वी हैव डन इन आवर क्वेश्चन बैंक। ओके, बट दैट वाज इंपॉर्टेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फाइनली लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सब डायरेक्ट क्वेश्चंस ये दोस्तों। नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें हुआ क्या दोस्तों, सेक्शन 138 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया है। सेक्शन 138 अच्छा ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। प्रियांश इशूड अ चेक टू सुमित ऑन 14th of June। सुमित को इन्फॉर्म किया गया ऑन 19th June कि ये जो चेक जो है
ये इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से क्या हो चुका, बाउंस हो चुका। तो सुमित अभी गुस्सा हो गया दोस्तों, सुमित सेक्शन 138 के अंदर सू करना चाहता है ना। 138 के अंदर सू करना इतना इजी है नहीं दोस्तों। अब देखो यहाँ पर टाइमलाइन देखो, उसके बाद अपन प्रोविजन पढ़ते हैं। अगर समझो आपने 1 जैन 2024 को मैंने आपको चेक दिया है, तो पहली बात आपको 3 महीने के अंदर बैंक को प्रेजेंट करना पड़ेगा। समझो आपने 2 फेब 2024 को आपने क्या कर दिया, बैंक को प्रेजेंट कर दिया, और आपको पता चलता है उसी दिन की क्या है, चेक डिसऑनर हो चुका। उस केस में आपको डिसऑनर होने के 30 डेज तक आपको मुझे नोटिस देना पड़ेगा। अब 30 डेज कैलकुलेशन में आईसीआई काम करता है कि जिस दिन में आपको पता चला ना, उस दिन से वो कंसिडर करता है। मतलब 2 फेब 2024 जो है, उस दिन आपको पता चला डिसऑनर हुआ है, तो उस दिन को भी आप इंक्लूड करोगे 30 डेज के कैलकुलेशन में। सो 30 डेज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 30 डेज यहाँ पर होगा, दैट विल बी, आप कैलकुलेट करते हो ध्यान समझना, आप 4th ऑफ मार्च कैलकुलेट करोगे, बट दिस इज नॉट 4th ऑफ मार्च, दिस इज 3rd मार्च 2024। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 3rd मार्च 2024। सो 3rd मार्च 2024, ये 8 नहीं है दोस्तों, दिस इज 3rd, हाँ, ये 3rd मार्च 2024 है। चलो मैं फिर से लिख ही देता हूँ, दिस इज 3rd मार्च 2024 तक आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा, डिमांड कि आप अगर मुझे पेमेंट नहीं करते हो विद इन 15 डेज, तो उस केस में मैं लीगल एक्शन आपसे ले लूंगा। अब 3rd मार्च को समझो नोटिस दे दिया, क्या वैलिडली नोटिस दे दिया है डिमांड का, यस वैलिडली नोटिस दे दिया। 4th मार्च को भेज दिया तो नहीं दोस्तों, इट इज नॉट अ वैलिड नोटिस, अब लीगल एक्शन नहीं ले सकते। जैसे डिसऑनर हो गया उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या करना चाहिए था, एक नोटिस भेजना चाहिए था। नाउ समझो आपने 3rd मार्च को नोटिस भेज दिया है दोस्तों, तो उस केस में सामने वाले व्यक्ति को 15 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। मतलब हमारे और आपके एग्जांपल के केस में आप मुझे नोटिस भेजोगे एंड मुझे 15 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, पेमेंट रिटर्न देना, सॉरी पेमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर 15 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं दिया है, मतलब 3 सॉरी टोटल कितना हो गया, 18 तारीख हो गया दोस्तों, 15 + 8 18 मार्च 2024। सो लेट अस से अगर मैंने आपको पेमेंट नहीं दिया 18 मार्च तक, उस केस में आप मेरे पे लीगल एक्शन ले सकते हो। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। एंड इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट रिलेवेंट। एंड अगेन इट इज, आपका आरटीपी खत्म हो गया दोस्तों। एमटीपी के लिए वेट करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट यू कुड गेट अपडेट्स अबाउट एमटीपी एंड अपकमिंग वीडियोस। सो ये आप इसका लिंक, ये जो पर्टिकुलर आरटीपीज है, आरटीपी है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, मतलब टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। यू कैन क्रॉस वेरीफाई, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज बीन इंक्लूडेड, सो डोंट वरी। आप यहाँ से पढ़ोगे तो भी सेम होगा, एंड रिवीजन नोट से पढ़ोगे तो भी सेम होगा। अगेन द रिवीजन नोट्स ऑफ दिस which is prepared by me will also be uploaded in Telegram channel.